जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सरफेसी एक्ट के तहत किसने एनएआरसीएल को लाइसेंस दिया है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी विश्व बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सरफेसी एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने एनएआरसीएल को लाइसेंस दिया है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएआरसीएल को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी के रूप में पंजीकरण करने का लाइसेंस दिया है। लाइसेंस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत दिया गया है। यहाँ डालेंगे दोस्तों आरबीआई की तरफ। अब तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा वर्तमान गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी रांची, सी लखनऊ और डी कानपुर। तो दोस्तों याद रखें, आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन लखनऊ शहर में किया गया। दोस्तों, इस उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थित 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY यू घरों की चाबी डिजिटल रूप से सौंपी। उन्होंने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए फेम सेकंड के तहत 75 बसों को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव किसने इसका उद्घाटन किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके तहत क्या, तो 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घरों की चाबी प्रदान की और साथ में अन्य 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखाई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय और डी पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम के से लॉन्च किया है। दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है कि जीवन रक्षक टीके सभी तक पहुंचे। इसमें भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, से कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है। कहां कहां दोस्तों इसको लागू करने की अनुमति दी गई है, तो मणिपुर, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आईसीएमआर मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को आईआईटी कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों किस आईआईटी की मदद से, तो आपको याद रखना आईआईटी कानपुर की मदद से आईसीएमआर को कोविड-19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार और डी असम।
तो दोस्तों याद रखें, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप असम राज्य में लॉन्च हुआ है। दोस्तों, असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों, इसको लॉन्च किसने किया है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, परिमल शुक्लाबैद्य ने, जो कि वर्तमान में असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री हैं। दोस्तों, इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। टेबल आकार की मछली और भांगन, मृगोल और रोह और मीठे पानी और समुद्री जल की जमी हुई मछली, मतलब आइस बॉक्स के साथ सूखी मछली के पैकेट, सूखी कच्ची मछली, मछली के अचार और प्रसंस्कृत मछली उत्पादों के साथ उपलब्ध होगी इस ऐप पर। याद रखें दोस्तों, यह भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप है। इसका नाम है फिश वाले और यह कहाँ, तो असम में लॉन्च किया गया। दोस्तों, असम को हम रेगुलरली 2 दिन से देख रहे हैं, तो आज असम के बारे में हम बिल्कुल भी कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्टली देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है आपके विश्व कपास दिवस किस तिथि मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 6 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर और डी 9 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखें, विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस का उद्देश्य कपास के लाभों का जश्न मनाना है, जिसमें प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसके गुणों से लेकर लोगों को इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ शामिल हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा की गई थी। दोस्तों याद रखें, विश्व व्यापार संगठन ने विश्व कपास दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की, तो 7 अक्टूबर 2019 को। मतलब पहला संस्करण 2019 में, दूसरा 2020 में और तीसरा हो गया 2021 में। तो यह कौन सा विश्व कपास दिवस का तीसरा संस्करण था। कपास 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा वैश्विक रूप के वस्तु के रूप में कपास के महत्व को दर्शाने के लिए की गई थी। तो दोस्तों, कपास दिवस, जो अंतरराष्ट्रीय कपास दिवस की शुरुआत मुख्यतः 4 देशों द्वारा की गई थी। बाद में से WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन द्वारा इसकी घोषणा कर इसको मान्यता दे दी गई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, गया है नहीं होगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, आगे की संभावना है। आपके ऑप्शन है ए सैडल पीक नेशनल पार्क, बी नामदफा नेशनल पार्क, सी नामेरी नेशनल पार्क और डी रामगंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों याद रखें कि जिम कॉर्बेट के पार्क का नाम बदलकर अब हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क रखे जाने का फैसला सुझाव दिया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। साल 1936 में इस पार्क की स्थापना के समय इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। यह संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर था। दोस्तों, उसके लगभग 2 दशक बाद ही इसको जिम कॉर्बेट नाम दे दिया गया। वो भी किसके नाम पर, तो एक जिम नाम से, जो कॉर्बेट नाम से एक इंसान थे, पहले वो बहुत बड़े शिकारी थे, वो बाद में संरक्षक बन गए थे, इसलिए उनके नाम पर ही दिया गया था। बीच में कुछ समय के लिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क भी रहा है, क्योंकि इसके बीच से गंगा की सहायक नदी रामगंगा गुजरती है। याद रखें दोस्तों, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, तो वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और भविष्य का मे बी पॉसिबल रामगंगा नेशनल पार्क होगा। दोस्तों, पार्क का ज्यादातर हिस्सा नैनीताल जिले में पड़ता है और यह बाघों के स्वस्थ घनत्व के लिए दुनिया में विख्यात है। तो दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखें आप कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मेनली बाघों के लिए है और यह बाघ रिजर्व के अंतर्गत आता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, IPL के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शन है ए हर्षल पटेल, बी रविंद्र जडेजा,
सी भुवनेश्वर कुमार और डी जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों याद रखें, हर्षल पटेल आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों हर्षल पटेल आईपीएल के किसी भी एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 27 विकेट हासिल किए थे, जबकि 2017 में भुवनेश्वर ने 26 विकेट लेने का करिश्मा किया था। दोस्तों बुमराह ने कितने, हर साल के अब कितने हैं दोस्तों, तो 29 विकेट हैं और यह टॉप पर हैं। बीते साल बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 27 विकेट हासिल किए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हाईएस्ट थे भुवनेश्वर कुमार के 26, उसके बाद लास्ट ईयर 27 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा और इस बार हर्षल पटेल ने उन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किया? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। दोस्तों इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीनों का मालिकाना हक देना है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। स्वामित्व योजना के शुभारंभ के साथ बैंकों से कर्ज प्राप्त करना आसान हो गया है और यह कार्ड ग्रामीणों के लिए समृद्धि का वहन कर आएगा। तो दोस्तों याद रखें, स्वामित्व योजना के बाद जो स्वामित्व कार्ड जिसके पास है उसे बैंकों से भी आसानी से लोन मिल रहा है और उसके अलावा दोस्तों उसका अपनी जमीन का मालिकाना हक भी वह जता पा रहा है, इसलिए यह स्वामित्व पहल चल रही है। देखते हैं आज का मध्य प्रदेश को दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश को यहाँ पर, सॉरी दोस्तों मैप लगाना भूल गया हूँ, कोऑपरेट कीजिए, डायरेक्ट डिटेल्स ही देखते हैं आज। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में मंगूभाई छगन भाई पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि मध्य प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री हैं। पड़ोसी राज्य दोस्तों तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य कहाँ के, मध्य प्रदेश के। दोस्तों नदियां देखें तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन, चंबल, छिप्रा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों छिप्रा भी आप याद रखें और यहाँ पर माही नदी को भी आप याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है। इसके अलावा वह एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन, चंबल, छिप्रा, माही, ऐसे आप नदियां तो बहुत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक उपनाम ही है नदियों का मायका और यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। आगे देखें दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश के और उपनाम आपको बता दें तो सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, सेंट्रल स्टेट ऐसे, और कुछ लोग इसको हृदय प्रांत भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर हम मध्य प्रदेश में तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पर और भी है, लाइक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये सब मध्य प्रदेश में ही है। बांध देखा मध्य प्रदेश में तो गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। जैसे कि हर बार बताता हूं, बाकी 3 भी तो आप लोग सुन लीजिए। गांधी सागर में से गजरा का गा है, तो जवाहर सागर में जा और राणा प्रताप सागर में रा, और इसके तो यह गजरा बन जाता है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। बस याद रखना है, जो गांधी सागर है वह मध्य प्रदेश में है, जबकि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो यह सब राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर। दोस्तों चौथा बांध अगर आप सोचें तो कोटा बैरेज है, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के गांधी सागर, मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है, 2 जिलों में। आगे देखें अगर तो बाण सागर या बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों बाण सागर या बाण सागर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और सोन नदी पर स्थित है यह बांध। आगे देखें, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने
बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक बरगी बांध पहले पूर्ण किए गए बांधों में से एक है। तो दोस्तों सबसे पहले मतलब नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो वह बरगी बांध बनाया गया। यह कहाँ, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में स्थित है। दोस्तों आगे अगर हम देखें तो नर्मदा के एक दो जलप्रपात के बारे में बात कर लें तो सहस्त्रधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और आपका धुआंधार जलप्रपात जो भी हैं यह सब नर्मदा नदी पर हैं। साथ ही नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध, इसका सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जो कि गुजरात में बनाया गया है। आगे देखें अगर हम और बांध तो बाड़ी तहसील रायसेन जिले में बारना नदी पर बारना बांध एक गुरुत्व बांध है जो कि किस नदी पर है, बारना नदी पर है। कहाँ, मध्य प्रदेश के बाड़ी तहसील रायसेन जिला में यह स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो जो मध्य प्रदेश का ऑफिशियली लोक नृत्य है आज सिर्फ वही बताऊंगा और वह है राई नृत्य, मध्य प्रदेश का ऑफिशियली लोक नृत्य। देखते हैं आज का अगले मध्य प्रदेश को आगे। तो दोस्तों भारत का पहला मकई महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। याद रखें दोस्तों बहुत अच्छे से, भारत का पहला मकई महोत्सव कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन आलमी तबलीगी इल्तिमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। तो दोस्तों याद रखें विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन था यह आलमी तबलीगी इज्तिमा, जो कि कहाँ हुई है, तो यह भोपाल में संपन्न हुई है। सर्वाधिक बाघों वाले राज्य का गौरव प्राप्त करने के बाद अब मध्य प्रदेश के पास घड़ियाल वाला राज्य बन गया है, सर्वाधिक घड़ियालों वाला राज्य बन गया है। तो अब मध्य प्रदेश ओनली नॉट टाइगर स्टेट, अब यह घड़ियाल स्टेट भी कहलाएगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून लॉन्च की गई थी। दोस्तों याद रखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली हॉट एयर बलून किस राज्य में, कौन से उसमें उपयोग की गई, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भारत की पहली बार हॉट एयर बलून लॉन्च की गई। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में बनाएंगे। और आगे देखें अगर तो भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। दोस्तों देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने के लिए किस किस ने हाथ मिलाया, तो भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया। आखिरी पॉइंट देखेंगे मध्य प्रदेश से तो इंदौर शहर को सैनिटाइजर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों जो शहर को सैनिटाइज किया गया है ड्रोन से सैनिटाइज किया गया इंदौर में, इसलिए यह देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जो कि सैनिटाइज करके अपने आप को बचाया है। दोस्तों देखते हैं आज का मतलब शहर को बचाया है सैनिटाइज से, और सैनिटाइज कैसे किया है, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके सैनिटाइज किया है शहर को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है। आपके ऑप्शन है ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे और डी पांचवे। तो दोस्तों याद रखें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट रैंकिंग पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार तीसरे वर्ष जापान ने टॉप किया है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट हर वर्ष जारी करता है। दोस्तों जबकि इस वर्ष रैंकिंग में जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दोस्तों याद रखें सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन कौन है, तो जापान और सिंगापुर कंबाइंड है। इसके अलावा दोस्तों साथ ही दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद देखें अगर तो अफगानिस्तान सबसे नीचे, इराक सेकंड लास्ट, सीरिया थर्ड लास्ट और पाकिस्तान फोर्थ लास्ट हैं। और यमन के पासपोर्ट सबसे कम पावरफुल है, तो यमन जो है फिफ्थ लास्ट है, इसलिए आपको इसको भी याद रखना है। आगे देखें तो बुर्किना फासो और ताजिकिस्तान के साथ भारतीय पासपोर्ट 90वें स्थान पर है, और इन तीन देशों के पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के 58 देशों में जा सकते हैं। दोस्तों तो भारत के साथ 90वें स्थान पर कौन कौन सा है, बुर्किना फासो और ताजिकिस्तान, यह दोनों भारतीय पासपोर्ट को
की रैंकिंग, मतलब यह तीनों देशों की रैंकिंग सेम है, 90वां स्थान। और यह तीनों देश कितने देशों में जा सकते हैं बिना पूर्व वीजा के? तो 58 देशों में जा सकते हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए भारतीय वायुसेना दिवस, बी भारतीय जल सेना दिवस, सी भारतीय नौसेना दिवस, और डी रक्षा मंत्रालय स्थापना दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन फोर्स कहा जाता था। दोस्तों 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया। दोस्तों वायुसेना की थीम इस बार आत्मनिर्भर एवं सक्षम है। याद रखें दोस्तों, वायुसेना की थीम क्या है 2021 की? तो आत्मनिर्भर और सक्षम। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।